हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नर्ड्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज की क्लास में हम जैनिज्म को डिस्कस करेंगे, थॉरली डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट है इंटायरली आपके पीओआईक्यू के एनालिसिस पे बेस्ड है। साथ में हमने 2-3 किलोमीटर का कवरेज बढ़ा दिया है ताकि बीपीएससी अगर कुछ पूछती भी है आगे चल के तो आप एकदम से मतलब अनकंफर्टेबल ना हो जाए। कैवियट यही है कि अगर आपने जर्नलिज्म कवर कर लिया, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, प्लीज स्किप दिस वीडियो, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर टाइम। बट अगर आपने जर्नलिज्म, आपको जर्नलिज्म में थोड़ा भी डाउट है, यू विल स्टे विद दिस वीडियो, थॉरली देखिए। मैं कहूँगी जिन लोगों को भी जर्नलिज्म, जिनका भी जर्नलिज्म अभी तक तैयार नहीं हुआ है और आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो एक पॉज कीजिए वीडियो, पेन और पेपर लेकर आइए और आप जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको बाकायदे नोट डाउन करिए। क्या होता है कि एक टेंडेंसी होती है एज ए एस्पिरेंट कि हम क्या करते हो कि कोई रिलेवेंट वीडियो मिला, हम किसी चीज़ में बिजी हैं, हम उस वीडियो को सेव कर देते हैं क्योंकि एग्जाम के समय में हम इसको लूप में सुन लेंगे। उससे आपका कुछ भला नहीं होता क्योंकि चीज़ें एग्जाम के 5 दिन पहले आप मगअप करना चाहेंगे, वो स्टोर नहीं हो पाएगी, दिमाग उसको पचा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सो अल्टीमेटली एग्जाम में मसला हो जाता है। तो बेस्ट वे इज़ कि आप अभी के अभी वीडियो पॉज करें, जाए पेन पेपर लेकर आएँ और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करिए। आप जब सुनेंगे और सुनने और लिखने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसके बीच में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो वो प्रोसेसिंग में आपका 70% क्लियर हो जाएगा और एक बार उसके बाद आप रिवाइज कर लेंगे। लिखने के बाद आप उसको एग्जाम में इजीली रिप्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि एग्जाम इज ऑफ फैक्चुअल नेचर, वहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं है। सो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अष्टमंगल क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, डिफरेंट जैन काउंसिल, उसके आउटकम्स क्या होते हैं, जैन लिटरेचर इंपॉर्टेंट, मतलब उनके जो डिविजन्स हुए, दिगंबर, श्वेतंबर, उनके अंदर भी सब्जेक्ट्स कौन थे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टे अश्योर्ड कि कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ओके, चलिए इसी टोन पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीएससी नर्ड्स और मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ओरिजिन की बात करें, जैनिज्म के ओरिजिन की, तो कोई क्लैरिटी नहीं है एज सच, ठीक है। जैनिज्म के ओरिजिन की कोई क्लैरिटी नहीं है। बट जो जैन ट्रेडिशन में डिफरेंट तीर्थंकर्स हुए, उनके जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, ऐसा माना जाता है कि वो ओरिजिनेटर, ये माना जाता है, ठीक है। अगर तीर्थंकर्स की बात करें तो जैसा हमने देखा कि जैन ट्रेडिशन जो है डिफरेंट तीर्थंकर्स के पे बेस्ड है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि 24 तीर्थंकर्स हुए हैं अभी तक और 2 ऐसे तीर्थंकर्स हैं जिनका नाम ऋषभदेव और अरिष्टानेमी, जिनका मेंशन ऋग्वेद में है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में किनका मेंशन है, तो ऋषभदेव और अरिष्टानेमी है जिनका मेंशन ऋग्वेद में पाया जाता है। अब तीर्थंकर्स की बात कर रहे हैं तो मेजर तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स को कवर कर लेते हैं। पूछा हुआ सवाल है आपका, दोबारा रिपीट हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव और उनका जो सिंबल है वो क्या है, वो है बुल यानी सांड। अगर दूसरे तीर्थंकर की बात करें तो कौन है, अजीतनाथ, और इनका जो सिंबल है एलिफेंट यानी हाथी। अजीतनाथ का सिंबल क्या है, एलिफेंट। अगर तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम है संभवनाथ, ठीक है। तीसरे अब तो पहले नाम याद रखेंगे कि संभवनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तीसरे तीर्थंकर थे और इनका जो सिंबल है वो क्या है, हॉर्स यानी घोड़ा। अगर हम अगले इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर की बात आती है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हमें मिलते हैं शांतिनाथ, जो कि 16वें तीर्थंकर हैं और इनका जो सिंबल है शांतिनाथ, शांति यानी डियर, सिंबल ऑफ शांति। अगर हम इसके अगले बात करें कि नेक्स्ट 24 में से कौन सा अगला तीर्थंकर है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो 22वें तीर्थंकर जो है अरिष्टानेमी, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि इनका मेंशन ऋग्वेद में भी है। तो इनका सिंबल अगर बात करें तो इनका सिंबल है शंख। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इनका सिंबल है स्नेक या सरपेंट, ठीक है, सांप। और जो लास्ट तीर्थंकर है हमारे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, इनका सिंबल है लायन, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, 5-6 इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स
उनका नंबर और उनका सिंबल। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। पारसनाथ और महावीर स्वामी को डिटेल में देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पारसनाथ की बात करें तो ये आपके 23वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, और इनका सिंबल क्या है? सरपेंट है या फिर सांप है, स्नेक है। ये इनका जो जन्म है वो काशी के इक्ष्वाकु डायनेस्टी में हुआ था। ये प्रिंस थे वहाँ के। 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग यानी घर छोड़ा। और कहाँ गए? 30 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद ये पहुंचते हैं श्री सम्मेद शिखर। कहाँ पहुंचते हैं? श्री सम्मेद शिखर। और वहां जाकर के एक्सट्रीम पिनांस, घोर तपस्या करते हैं। कितने साल तक? 12 साल तक, 42 ईयर्स तक घोर तपस्या कर 15 ईयर्स तक। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। कहाँ पहुंचे? श्री सम्मेद शिखर। और 15 साल तक एक्सट्रीम पिनांस, घोर तपस्या की। और 45 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिलता है? सल्वेशन मिलता है। सल्वेशन मीन्स जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसकी ज्ञान होती है इनको। और इसीलिए ये जो श्री सम्मेद शिखर है इसको सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। और जैन ट्रेडिशन में इस श्री सम्मेद शिखर को तीर्थराज भी कहा जाता है। और अगर आज की बात करें तो ये श्री सम्मेद शिखर कोई और जगह नहीं है, झारखंड का पारसनाथ हिल है। ठीक है, क्लियर है? ये पारसनाथ के बारे में हमें इतना ही जानना है। इनकी 1-2 फिलोसफीज दी हुई है, वो आगे देखेंगे। ये क्लियर है आपका? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड महावीर की बात करें, भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर जो है जैन ट्रेडिशन के, जैन धर्म के सबसे लास्ट, अंतिम और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। और साथ ही साथ रियल फाउंडर माना जाता है इनको। हमने भी बात किया जब बिगिनिंग की क्लास की बिगिनिंग हुई, कहाँ से हुई थी कि ओरिजिन क्लियर नहीं है, तो डिफरेंट तीर्थंकर्स आते गए, बट जो फाइनल फिलोसफी जैनिज्म की जो दी वो किन्होंने दी? लॉर्ड महावीर ने दी। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बाकी इनके बाद इस पर्सनल डिटेल्स जानेंगे इनके। उसके बाद क्या करेंगे? इनकी फिलोसफी, इनकी टीचिंग्स को जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर लॉर्ड महावीर की बात करें तो इनका जन्म 540 BCE में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ। ठीक है, किसके घर में हुआ? सिद्धार्थ और त्रिशला के घर में। सिद्धार्थ ज्ञानत्रिका कल्याण के चीफ थे, त्रिशला लिच्छवी प्रिंसेस थी। उनके घर में महावीर जो है वर्धमान बन के आते हैं। क्लियर है? ये 540 BC कुंडग्राम, वैशाली, सिद्धार्थ और त्रिशला के घर में महावीर जो है कौन बन के आते हैं? वर्धमान बन के आते हैं। आगे चलते हैं। इनकी शादी होती है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रियदर्शन है। प्रियदर्शन की शादी आगे चलकर जमाली से होती है। तो जमाली जो होते हैं वो महावीर यानी वर्धमान के सनी दामाद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस कंटेक्स्ट का यहाँ तक आपको लाना है कि यही जमाली आगे चल के महावीर के फर्स्ट डिसाइपल बनते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए इतना कहानी बनाना पड़ा। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, जब हम चीज़ों को ऐसे रिलेट करके एक कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें याद होती हैं। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देखिए हिस्ट्री को भी अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें, थोड़ा समझ के पढ़े तो ये आसान हो जाता है एक स्टोरी के फॉर्म में। चलिए, तो महावीर की फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। बेटे की शादी हो गई है, बट जब वो 30 साल के होते हैं तो इनको लगता है कि अब ज्ञान की खोज में निकलना चाहिए। और 30 साल में ये करते हैं गृह त्याग। ठीक है, ये वैशाली से निकलते हैं और पटना के पास जमुई होते हुए पटना के पास पावापुरी एक जगह है, वहां पहुंचते हैं। और वहां जाकर के 12 साल तक, 12 ईयर्स अगेन एक्सट्रीम पिनांस, घोर तपस्या करते हैं। और उसके बाद इनको वैशाख के महीने में इनको 42वें साल में यानी 12 साल के घोर तपस्या के बाद सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है और उसको बोला जाता है कैवल्या। ठीक है, तो जैन ट्रेडिशन में जो बुद्धिज्म में जो इनलाइटेनमेंट है, जैनिज्म में वो क्या होता है? कैवल्या होता है। याद रखेंगे, बुद्धिज्म में क्या है? वो इनलाइटेनमेंट। और जैनिज्म में क्या है? कैवल्या।
ठीक है, कैसे मिला ये और कहाँ मिला क्लियर है। पावापुरी में 42 साल की घोर तपस्या के बाद महावीर वर्धमान जो है महावीर में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उनको सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है और उसको उस सुप्रीम नॉलेज को क्या बोलते हैं, कैवल्या बोलते हैं। ठीक है, अब महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, कैवल्या बन चुके हैं, वो वर्धमान से महावीर बन चुके हैं। तो भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ज्ञान बटेगा तो क्या होगा, हम सरमन देंगे यानी प्रीच करेंगे। तो महावीर ने पहला जो सरमन दिया है वो कहाँ दिया है, राजगीर में। प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो विपुल गिरी नाम की एक जगह है राजगीर में, वहां पे महावीर ने अपना पहला सरमन दिया था। इसको याद रखिएगा। 42 साल की उम्र में उनको कैवल्या की प्राप्ति होती है। 42 साल से लेकर के 72 साल तक यानी 30 साल तक वो जैनिज्म को प्रीच करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी बातें बताते हैं। लेकिन 468 BCE में 72 साल की उम्र में पावापुरी राजगीर में उनका डेथ हो जाता है। यहाँ पे राजगीर में उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जैनिज्म वर्धमान महावीर की लाइफ की क्रोनोलॉजी है, कब उनको कैवल्या की प्राप्ति होती है, कब कहाँ उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया और कब उनकी डेथ होती है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अब वर्धमान महावीर नहीं रहे तो उनके टीचिंग्स की बात होगी अब। ठीक है, सबसे पहले तो टीचिंग्स की बात होगी, तो मीडियम कौन सा था, किस मीडियम में वो बातें करते थे। तो ऑफ कोर्स ये जो रिलीजन है रिफॉर्मिस्ट रिलीजन है तो मासेस के लिए बना गया है, तो मासेस के जो लैंग्वेज मासेस का होगा वही लैंग्वेज होगा इन रिफॉर्मिस्ट रिलीजन का। बुद्धिज्म का जो लैंग्वेज था वो पाली था, याद रखेंगे। महावीर ने जो टीचिंग्स दी है, महावीर ने जो सरमन्स दिए वो कौन से लैंग्वेज में था, वो प्रकृत लैंग्वेज में था। जब महावीर के टाइम और इनिशियल टाइम्स में जब जैन टेक्स्ट कंपाइल होने शुरू हुए इनिशियली, ठीक है, तो कौन से लैंग्वेज में हो रहे थे, अर्धमगधी लैंग्वेज में हो रहे थे। बट लेटर पीरियड में मतलब जैनिज्म के लेटर पीरियड में जब जैन टेक्स्ट फाइनली वो कंपोज हो रहे थे, वहाँ पर रिजिडिटी आ गई थी, बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। यही रीजन था कि डिफरेंट सेक्ट्स में बट गया जैनिज्म। तो यहाँ पे भी संस्कृत का जो जिस संस्कृत की मोनोपोली या जिस संस्कृत के एक अगेंस्ट में ये रिलीजियंस आते हैं कंटेक्स्ट पे, फिर से वही संस्कृत इन पे भी हावी हो जाता है ना। तो इनिशियली महावीर ने जो प्रीचिंग्स दी वो किस लैंग्वेज में थी, प्रकृत में थी। लेकिन जब नया जब महावीर के टीचिंग्स को या फिर नए जब जैन टेक्स्ट कोडिफाई होने लगे तो उस समय कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, अर्धमगधी। लेकिन बाद में देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ द जैन टेक्स्ट किस में कंपोज किए गए, संस्कृत में। तो यहाँ बुद्धिज्म में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी संस्कृत आया था और जैनिज्म में भी लेटर ऑन मोस्टली लैंग्वेज जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में कंपोज किए गए। और जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है कल्पसूत्र, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कल्पसूत्र भी हमारा संस्कृत में और एक जैन लिटरेचर है। ठीक है, कल्पसूत्र क्या है, जैन लिटरेचर है। इतना आप याद रखेंगे लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो महावीर की हम क्या कर रहे हैं, महावीर के बारे में हमने बात कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स उनकी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तो महावीर ने 5 महाव्रत दिए थे, किनके लिए, जो जैन नन्स थे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जैसे बुद्धिज्म में संघ का कंसेप्ट था, यहाँ पे संघ का कंसेप्ट नहीं था, यहाँ पे फॉलोअर्स का कंसेप्ट था। ठीक है, तो जो जैन नन्स थे, जैन मोंक्स थे, उनके लिए बुद्धिज्म महावीर ने 5 एक तरह से डिसिप्लिन काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया। ठीक है, और उनको बोला गया महाव्रत। और 5 कंस्ट्रेंट, 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहला क्या है, 5 कंस्ट्रेंट्स है, मतलब उनको प्रैक्टिस करना। पहला है ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलना है। दूसरा अहिंसा, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना। तीसरा है अपरिग्रह। चौथा है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। 5वां है ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5 महाव्रत है, इनमें से जो पहले 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्या, ये किसने दिया? ये पारसनाथ ने दिया है, आप याद रखेंगे। ये जो पहले 4 हैं, ये किसने दिया? पारसनाथ ने दिया है। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है, ये किसने दिया है? ये 5वां वाला जो एलिमेंट है, ये महावीर ने ऐड किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पांचों के पांचों महावीर ने नहीं दिया है। पहले 4 किसने दिया है? पारसनाथ ने दिया है। कौन कौन दिया है? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्या, और 5वां जो एक लास्ट एलिमेंट है ब्रह्मचर्य का, वो महावीर ने दिया है। और आगे हम जब देखेंगे कि दिगंबर और श्वेतंबर किस बेसिस पे बटे, तो इनमें से एक ये बेसिस ये भी है कि इनमें से एक सेक्ट है जो ये लास्ट एलिमेंट है उसको नहीं मानते हैं, और वो बोलते हैं कि जो पहले 4 हैं, यानी जो पारसनाथ को फॉलो करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमारा जो जैनिज्म है वो बढ़ता है। आगे हम अभी देखेंगे, तो आप क्लियर होगा कि महाव्रत क्या है। 5 महाव्रत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, किसके लिए? जैन मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए। ठीक है, काइंड ऑफ ये डिसिप्लिन है जो कि करने हैं, फॉलो करने हैं। अब बात आती है रत्नत्रय। ठीक है, यानी 3 जेवेल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 3 रत्न, रत्नत्रय मतलब 3 रत्न। कौन कौन से? राइट बिलीफ, इसको क्या बोला गया? सम्यक दर्शन। राइट नॉलेज, इसको क्या बोला गया? सम्यक ज्ञान। और राइट कंडक्ट, इसको क्या बोला गया? सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन रखिए, बिलीफ सही, आपकी फिलॉसफी सही होना चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो सम्यक यानी राइट होना चाहिए, और राइट कंडक्ट, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सही होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करके आप सैल्वेशन पा सकते हैं, यानी कैवल्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म है। ये आपके सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और आगे भी पूछा जा सकता है, और इसी 3 जेवल ऑफ जैनिज्म को ही रत्नत्रय बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। जैनिज्म में एक और कंसेप्ट आता है अष्टमंगल का। ठीक है, अष्टमंगल। अष्टमंगल कुछ नहीं है, 8 और देखिए, अष्ट मतलब क्या? 8, मंगल मतलब ये कुछ बहुत ही प्योर पवित्र सिंबल्स होंगे, तो 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं। इनका कंसेप्ट है जैनिज्म में। आपको 8 का पता नहीं होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि अष्टमंगल क्या है। तो 8 ऑस्पिशियस, 8 बहुत ही पवित्र सिंबल्स हैं जिनको जैनिज्म में यूज किया जाता है। तो आपसे ज़्यादा कंसेप्ट ये पूछा जा सकता है कि अष्टमंगल किससे रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जैसे स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, कलश का चिन्ह हो गया, ये सब क्या है? ये एक तरह से ऑस्पिशियस सिंबल्स माने जाते हैं। स्वास्तिक पूजा पाठ में बनाते हैं हम, कलश पूजा पाठ में यूज होता है। इस तरह से 8 अलग अलग सिंबल्स हैं जिनको अष्टमंगल बोला गया, और ये जैनिज्म से रिलेटेड है। दैट्स इट, इतना ही आपको जानना। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, 2 चीजें आपको पता होना चाहिए, गंधहाराज क्या है और निरग्रा नाथ पुत्र क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कशन के बिगिनिंग में देखा कि बुद्धिज्म जो है वो संघ पे बेस्ड था, लेकिन जैनिज्म संघ पे बेस्ड नहीं है। जैनिज्म में क्या है? फॉलोअर्स का कंसेप्ट है। तो महावीर अपने लाइफ में एक संघ उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। महावीर ने अपने पूरे जीवन काल में एक संघ उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, और इसमें कुल 11 मेंबर थे। ठीक है, इन्हीं 11 मेंबर को क्या बोला जाता है? गांधार्स बोला जाता है जैनिज्म में। ठीक है, महावीर ने अपने पूरे जीवन काल में एक संघ बनाने की कोशिश की थी, उसके कुल 11 मेंबर्स बने थे। उन्हीं 11 सदस्यों को क्या बोला जाता है? गांधार्स बोला जाता है। और इनमें से, इन 11 में से 10 आउट ऑफ 11 गांधार्स जो थे वो महावीर के लाइफ टाइम में उनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ एक इस गांधार बोल लीजिए या फिर इस संघ का सदस्य है जिनका नाम है सुधाराम।
उनका नाम क्या है, सुधाराम। और ये जो है महावीर के डेथ के बाद भी जीवित रहते हैं, अदरवाइज बाकी सारे गांधार जो है महावीर के लाइफ टाइम के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी बात, निरग्रनाथ पुत्रा, ये क्या है? देखिए, जब वर्धमान जो है वो 42 साल के एक्सट्रीम फिनांस के बाद, कठोर तपस्या के बाद अपने सेंसेस पे कंट्रोल पाते हैं, उन पे विक्ट्री पाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस 12 साल के ट्रांसफॉर्मेशंस को निरग्र बोलते हैं। निरग्र मतलब वो इंसान जिसने अपने सेंसेस पे विक्ट्री पा ली है। तो महावीर को बुद्धिस्ट लिटरेचर में निरग्रनाथ पुत्रा भी कहा गया। निरग्र मतलब वो जिसने अपने सेंसेस पे विक्ट्री पा ली है, और निरग्रनाथ पुत्रा किसको बोलते हैं? महावीर को बोलते हैं। कहाँ पे इसका रेफरेंस पाया गया है? बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका रेफरेंस पाया गया है। क्लियर है? ये दो चीजें, गांधार्स क्या, निरग्रनाथ पुत्रा क्या, उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर होंगे। ओके, अब जैनिज्म से रिलेटेड एक और कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्यादवाद का कंसेप्ट। स्यादवाद एक फिलॉसफी है। इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? इसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं, और इसको सप्तभंगिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अनेकांतवाद तो स्यादवाद ही है, सप्तभंगिया तो ये एकांतवाद या फिर स्यादवाद ही है। ये है क्या? तो ये रिलेटिविलिटी ऑफ नॉलेज की बात होती है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव नॉलेज, कोई भी किसी की भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ डाउट, देयर इज ऑलवेज हमेशा एक ग्रे एरिया, एक ब्लर एरिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्यादवाद का मैं इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी रिलेटिव है। आप में से कोई होगा जो स्यादवाद का कोई और इंटरप्रिटेशन ला करके दे सकता है। तो इसको बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव नॉलेज, कुछ भी इसको बोला गया नॉन एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब मैं अच्छी हूँ बट मैं ही अच्छी हूँ, ये नॉन एब्सोल्यूटिज्म वाली बात आ गई। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव नॉलेज। ठीक है, क्लियर है ये आपका? ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्यादवाद किससे रिलेटेड है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे बुद्धिज्म में बुद्धा के जाने के बाद जो संघ था उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने लगे, और उन संघ के गवर्नेंस के लिए डिफरेंट काउंसिल्स बनाने पड़े उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए। इन द सेम वे जब महावीर जाते हैं, उसके बाद जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट होने लगे, और उनके गवर्नेंस के लिए महावीर के टीचिंग्स को कोडिफाई करने के लिए डिफरेंट काउंसिल्स का ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो जैन काउंसिल्स की बात करें तो 2 जैन काउंसिल्स हुए हैं। पहला जैन काउंसिल 300 BCE में हुई। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्थूलभद्र इसके प्रेसिडेंट थे। किसके रीन में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के रीन में हुई थी। और यहीं पे फर्स्ट अगर आप देखें तो बुद्धिज्म का जो डिवीजन है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जाते जाते हुआ, लेकिन जैनिज्म फर्स्ट काउंसिल में ही डिवाइड होता है। किसमें बताएं आप? महायान और हीनयान। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट इंस्टांस में डिवीजन का एक कारण ये भी है कि इनका जो एक्सट्रीम फिनांस वाला है, जैसे बुद्धा ने क्या प्रीच किया था? मिडिल पाथ। पर यहाँ पे सैल्वेशन के लिए एक्सट्रीम सफरिंग को प्रीच किया जाता है। तो ये एक रीजन है कि फर्स्ट जैन काउंसिल में ही हमारा जैनिज्म के डिवीजन होते हैं। 2 सेक्ट्स में बढ़ जाता है। कौन कौन से? महायान और हीनयान। एक चीज मिस कर रही हूँ, वो यहीं पे आपको बता दूं कि जो सोल का कंसेप्ट है, हमने देखा था बुद्धिज्म जो है, अगर बुद्धिज्म की बात करें तो सोल में बिलीफ नहीं करता है, बट वहीं अगर हम जैनिज्म की बात है तो इन्होंने सोल में बिलीव किया। ठीक है, जैनिज्म सोल के कंसेप्ट में बिलीव करता है, आत्मा के कंसेप्ट में बिलीव करता है, लेकिन बुद्धिज्म नहीं करता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट जैन काउंसिल में ही डिवीजन हो गया था, ये भी याद रखेंगे। किसके रीन में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के रीन में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। सेकेंड जैन काउंसिल में आ गए हम। सेकेंड जैन काउंसिल हुई, देखिए 512 AD में।
512 एडी में होती है। कहाँ पे? गुजरात में एक बल्लभी नाम का जगह है, वहाँ पे ये सेकेंड जैन काउंसिल होती है। किसके रीन में होती है? देवरानी छम्मास्वरम। देखिए ये मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में तकलीफ है, छम्मास्वरम है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे आकर के सेकेंड जैन काउंसिल में 512 एडी में जो है जैन के जो डिफरेंट लिटरेचर्स हैं उनका फाइनल कंपाइलेशन होता है। तो कुल मिला के 2 जैन काउंसिल है। पहले जैन काउंसिल का आउटकम क्या है कि जैन का डिवीजन होता है डिफरेंट सेक्ट्स में, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और सेकेंड जैन काउंसिल का 512 बलावे गुजरात में होता है। आउटकम क्या होता है कि जैन टेक्स्ट का फाइनल कंपोजिशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि जब जैन टेक्स्ट की बात हो रही है तो अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं। जब हमने पहला क्लास लिया था वहाँ भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स की बात की थी। लास्ट क्लास में भी बात की थी, इसमें भी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको फॉलो कर रहे होंगे। अब जैन लिटरेचर की बात करें तो हमने देखा था कल्पसूत्र जो है जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है। तो कल्पसूत्र को किसने लिखा, किसने कंपोज किया? भद्रबाहु ने कंपोज किया। भगवती सूत्र जैनिज्म का दूसरा इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है। इसमें आपको महावीर के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुराण चरित्र भी जैन लिटरेचर, आप याद रखेंगे पुराण चरित्र भी क्या है? जैन लिटरेचर है। और इसमें 512 एडी यानी जो सेकेंड जैन काउंसिल के बाद के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, इतना आप याद रखेंगे। अब चलिए हम दिगंबर सिंह नहीं, ये दिगंबर संघ होगा, ये टाइपिंग एरर है, इसको अवॉइड करेंगे आप। हमने देखा कि फर्स्ट जैन काउंसिल में जो आउटकम होता है वो जैनिज्म जो है 2 सेक्ट्स में बढ़ जाता है। कौन कौन से? दिगंबर्स एंड श्वेतंबर्स। तो अभी हम दिगंबर्स को देखते हैं, बेसिस क्या था इनके बंटने का। ठीक है, तो सबसे जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। दिगंबर संघ जो था, सबसे पहला ये था कि ये लोग क्लॉथ्स नहीं पहन, मतलब ये जो था ये विदाउट क्लॉथ। सबसे पहला क्या था? ये विदाउट क्लॉथ्स। ये काइंड ऑफ रिजिड, एक्सट्रीम रिजिड वाले लोग थे। इन्होंने कहा कि विमेन के अगर पोजीशन पे बात है, इन्होंने कहा कि देखो विमेन नन हो सकती है, मतलब विमेन फॉलोअर हो सकती है, बट विमेन एज अ तीर्थंकर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विमेन कैन नॉट बी तीर्थंकर, विमेन कैन बी नन। ठीक है, विमेन फॉलोअर हो सकती है लेकिन विमेन तीर्थंकर नहीं हो सकती है। तो पहली चीज। इसके बाद यस, ये मोर रिजिड था, ज़्यादा रिजिड था। इसने जो हमने देखा कि जस्ट अ मिनट, हमने क्या देखा? यस, हमने देखा कि जो जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे जो पांच महाव्रत यानी जिसमें कि 4 पारसनाथ ने दिया था और 1 महावीर ने दिया था। तो इन्होंने पांचों के पांचों रिस्ट्रेंट इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों रिस्ट्रेंट फॉलो किए, इसलिए ये मोर रिजिड थे। और यहाँ इन्होंने कहा कि वुमेन तीर्थंकर नहीं हो सकती है। ये क्लॉथलेस मोस्टली न्यूड थे। और यहाँ जब डिवीज़न हुआ फर्स्ट जैन काउंसिल में, तो इसको अगर दिगंबर सेक्ट की बात किया जाए तो कौन इससे रिलेट करता है? भद्रबाहु इसको लीड कर रहे थे। और फर्स्ट जैन काउंसिल के पास वो साउथवर्ड मूव करते हैं कर्नाटका की तरफ, और वहाँ जा कर के दिगंबर सेक्ट को प्रमोट करते, इस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर है ये क्या क्या है? दिगंबर सेक्ट ऑर्थोडॉक्स, मोर रिजिड, पांचों के पांचों जो महाव्रत हैं यानी रिस्ट्रेंट्स हैं उनको फॉलो करते थे। क्लॉथलेस, वुमेन बोले कि नहीं, वुमेन को हम तीर्थंकर नहीं मानेंगे, वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा नन हो सकती है, फॉलोअर हो सकती है, तीर्थंकर नहीं होगी। इसके अलावा इनको कौन लीड कर रहा था? भद्रबाहु लीड कर रहे थे, और डिवीजन के बाद ये साउथवर्ड्स गए।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखिए श्वेतंबर्स के बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि वहाँ पे मोर रिजिडिटी थी, पांचों के पांचों फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे श्वेतांबर बोले नहीं, हमें थोड़ा सा लेनियंसी दो, हम जो पहले 4 हैं, यानी महावीर ने जो ब्रह्मचर्य वाला लगाया था उसको हटा दीजिए। पारसनाथ ने जो 4 बातें बोली थी, उन्होंने कहा हम इन चारों को फॉलो करेंगे, हम महावीर की जो 5वीं बात है उसको नहीं फॉलो करेंगे। तो जो श्वेतांबर्स थे ये बेसिकली किसके फॉलोअर थे? पारसनाथ के फॉलोअर थे। सिर्फ जो 4 महाव्रत जो पारसनाथ ने दी उसको फॉलो करते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम न्यूड नहीं रहेंगे, हम सिंपल सादे कपड़े पहनेंगे, बट हम न्यूड नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि देखिए वुमेन तीर्थंकर हो सकती है, बिसाइड्स फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, वुमेन कैन बी अ तीर्थंकर, वुमेन एज अ तीर्थंकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनको कौन लीड कर रहे थे? स्थूलभद्र। जब फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ तो उस समय श्वेतांबर की तरफ से स्थूलभद्र थे और दिगंबर की तरफ से कौन थे? दिगंबर की तरफ थे भद्रबाहु थे, और स्थूलभद्र लीड कर रहे थे किसको? श्वेतांबर्स को। ये मगध में ही रुके, ठीक है। जो दिगंबर्स थे वो कहाँ? साउथवर्ड्स चले गए कर्नाटका की तरफ, वहाँ जाकर उन्होंने एक्सट्रीम पेनांस किया, बट ये लिबरल थे। और ये कहाँ रुके? मगध में रुके। आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं जानना है। अगर जैन काउंसिल्स की बात हो गई, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या आउटकम आया, ज़्यादा से ज़्यादा किस रीन में हुआ, इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। अगर स्यादवाद की बात होती है तो किससे रिलेटेड है और क्या है? रिलेटेबिलिटी ऑफ नॉलेज, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग वी टॉक ऑन बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि आपको इतना ही जानना है, ये भी मैं आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके बोल रही हूँ। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करना, इसके बेसिस पे बोल रही हूँ। बट क्या है? एब्सोल्यूट है? नहीं है। हो सकता है बीपीएससी इस बार कुछ ऐसा पूछ दे जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन हाँ वो एकदम से आपको ये नहीं घबराना है। मैं नॉन एब्सोल्यूटिज्म स्यादवाद को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस केस में ये मोस्टली हार्डली किसी से बनेगा, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी तो है कि बीपीएससी पूछ सकती है ना। मैं यहाँ पे जो आपको बोल रही हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जानना है, किस बेसिस पे बोल रही हूँ? पीवाईक्यू के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ। और एक्सपीरियंस कहाँ से डिराइव होता है? पीवाईक्यू के एनालिसिस से बेसिस पे होता है। बट क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर है ये? तो इतना ही, ये जो चीज़ें डिस्कस की जा रही है इतना ही आपको जानना है, और यही है स्यादवाद, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, समय बहुत है, आप चाहें तो जर्नलिज्म पे पीएचडी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट जन काउंसिल में अब ये इतने रिजिड थे, इतनी एक्सट्रीम पिनांस की यहाँ पे बात होती है कि फर्स्ट जन काउंसिल में ही ये बढ़ गए। अब अभी भी इतनी रिजिडिटी है कि इनके बहुत छोटे छोटे सेक्ट्स बटे। हालांकि बुद्धिज्म भी बटा छोटे छोटे सेक्ट्स में, बट जैनिज्म इतना जल्दी बटा कि इसकी बात नहीं की जा सकती है। आपको क्या करना है? जो 4 बातें बताई गई हैं दोनों सेक्ट्स के बारे में वो जानना है। उम्मीद करते हो वो समझ में आ गया होगा। और क्या करना है? बस दिगंबर के जो स्कूल है, जैसे दिगंबर सेक्ट है, ठीक है, ये बहुत सारे सेक्ट्स में बता, सब सेक्ट्स में, छोटे छोटे सब सेक्ट्स में, ये आपको नहीं जानना कितने में। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आप याद रख लेंगे कि मूलासंग, 20पंथी, 13पंथी और तारापंथी। मूलासंग, 20पंथी, 13पंथी, तारापंथी, ये किसके सब सेक्ट्स हैं? किसके? दिगंबर्स के। मूलासंग, 20पंथी, 13पंथी, तारापंथी। याद हो गया होगा, आप लिख रहे होंगे, आप अपने स्टिकी नोट में लगाकर इसके अपने टेबल पे लगा दीजिए, टेबल के सामने, क्लियर हो जाएगा ये। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, इसके पीछे क्या है, इनके बीच में क्या, अंदर क्या हुआ, नो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आज तक बीपीएससी ने पूछा नहीं, हम बस थोड़ा सा, उन्हें बताया था ना 2 किलोमीटर का दायरा कवर कर ले रहे हैं कि थोड़ा आप कंफर्टेबल रहें, बस वो एक सिक्योरिटी देने के लिए कि इससे बाहर पूछती है बीपीएससी, तो आपसे नहीं बना तो मोस्टली लोगों से नहीं बनेगा। तो दिगंबर स्कूल के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसमें से 4 डिवीजन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मूलासंग, 20पंथी, 13पंथी और तारापंथी। इसके अलावा आगे देखें तो श्वेतांबर स्कूल भी बढ़ता है, सब्जेक्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट्स होगा। श्वेतांबर स्कूल भी बढ़ता है। स्थानकवासी
मूर्ति पूजा और तेरापंथी स्थान, ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि स्थानकवासी किसके सब्जेक्ट थे। यही एक लाइन ही पूछा था, इससे ज्यादा यूपीएससी ने भी नहीं पूछा था। तो अब ज्यादा से ज्यादा इतना ही याद रखेंगे कि दिगंबर में कौन कौन से थे और श्वेतांबर में कौन कौन थे। आप याद रखें, आपसे पूछा जाए कि स्थानकवासी किसका था, किसके अंदर था, तो आप बताएंगे श्वेतांबर। इतना ही याद रखना है। मूर्ति पूजा का किसके अंदर था, तो श्वेतांबर के अंदर था। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। वो वे इज द एंड ऑफ आवर क्लास। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। जैनिज्म छोटा सा टॉपिक है, वो तो स्टोरी के फॉर्म में हमने डिस्कस किया तो ये बड़ा हो गया, अदरवाइज सिर्फ पढ़ती मैं तो 15 मिनट में हार्डली कवर हो जाता। आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जब आप अगेन नोट डाउन करेंगे दिमाग प्रोसेस करेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट डाउन करने के बाद एक रिवीजन टाइम है, आप 2 रिवीजन भी कर सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल होकर आप जर्नलिज्म पे कॉन्फिडेंस पे जा सकते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा सवाल आता है जो मुझसे नहीं बनता है, मेरे नोट्स से बियॉन्ड आता, तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा और इस सवाल में मेरिट नहीं बनेगी। क्योंकि मेरिट किससे बनती है, मेरिट उस पर बनती है जो मेजोरिटी ऑफ द लोग सही करते हैं। सो विद द डिस्कशन आई विल टेक योर लीव। नेक्स्ट क्लास में हम बिहार की फिजियोग्राफी ले आएंगे। एंड सुनन, अब तो बिहार करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आ गई है, तो हम करंट अफेयर्स पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा, थैंक यू वेरी मच।